गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे बंगाल विभाजन, उसमें क्या क्या हुआ था वो हम लोग देख लिए थे, यानी उसकी विशेषता क्या थी वो भी देख लिए थे। हम आज देखेंगे बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या हुआ। बंगाल विभाजन ये पार्ट 2 है। इसका प्रभाव क्या क्या हुआ मूल को देख लेते हैं, यानी इसका इफेक्ट क्या पड़ा। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं उसकी विशेषता क्या थी, और ये हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दें कि ये दिसंबर 1903 में बंगाली विभाजन का प्रस्ताव गया था ब्रिटिश संसद में। इसके बाद 1905 में पास होकर आया। 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ, इसको पत्र पत्रिका प्रकाशित किया गया। इसके बाद 7 अगस्त को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। 16 अक्टूबर को ये बंगाल विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो हम इसको पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं बंगाल विभाजन की विशेषता क्या है, इसका प्रभाव क्या था। इसका प्रभाव क्या था, तो पहले हम देखते हैं कांग्रेस का प्रभाव। कांग्रेस पर प्रभाव, जब कांग्रेस का प्रभाव देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो पास होने की नौबत आई थी, जब अधिवेशन में उस आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको पास करने की जो नौबत आई, तो उसमें क्या हुआ कि नरमपंथी जो नेता थे वो चाहते थे कि ये बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन जो गरमपंथी नेता है वो क्या चाहते थे, पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हो। तो इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस में फूट पड़ गया। जो नरमपंथी चाहते थे वो बंगाल तक सीमित रहे, और गरमपंथी चाहते थे कि नहीं, इसका पूरा राष्ट्रव्यापी प्रचार होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी प्रचार होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए कांग्रेस में फूट पड़ गया, फूट पड़ गया। इसमें गरमपंथी विचारधारा और गरमपंथी विचारधारा में, इसमें गरमपंथी विचारधारा और नरमपंथी विचारधारा में यहाँ पे फूट पड़ गया। इसके बाद आगे जाके देखेंगे कि 1907 में क्या होता है, इसका विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। 1907 में सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हो जाएगा। इसी का परिणाम था, क्योंकि इनकी विचारधारा अलग अलग हो गई थी। इनकी विचारधारा, नरमपंथी की विचारधारा कुछ और थी, गरमपंथी की विचारधारा कुछ और थी। इसी को आगे चलकर क्या होता है, सूरत अधिवेशन में ये कांग्रेस टूट जाती है, दो भाग में कांग्रेस टूट जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल विभाजन जब हुआ उसमें मुस्लिम को भी देखे थे, अधिकांश मुस्लिम उससे पार्टिसिपेट नहीं किए। जब पार्टिसिपेट नहीं किए तो उससे क्या हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो सरकार है, यानी जो वायसराय था कर्जन, तो वायसराय ने दमन, उन्मूलन आदि की नीति अपनाई। किसके साथ, जो गरमपंथी विचारधारा के लोग थे उनके साथ, यानी उनके साथ दमन की नीति अपनाया, यानी उसका कैसे भी क्या दमन किया जाए, इस विरोध को दबाया जाए। वायसराय दमन और उन्मूलन की आदि की नीति अपनाया गया। इसके बाद इसमें क्या किया गया कि जब देख रहे थे कि कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, इसको क्या करते थे, प्रतिसंतुलित करने के लिए इन्होंने सोचा कि सामने से क्या किया जाए। यानी एक तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस उठ रही है, तो एक तरफ इन्होंने क्या सोचा, एक तरफ से मुस्लिम को भी उठाया, यानी मुस्लिम का भी अधिवेशन एक पार्टी होना चाहिए। इन्होंने चाहा कि इधर से कांग्रेस एक हिंदू बाहुल्य का मान लीजिए प्रतिनिधित्व कर रही है, तो एक तरह से मुस्लिम पार्टी को क्या किया जाए, उठाया जाए, ताकि इन दोनों की विचारधारा में टकराव होगा। जब दोनों की विचारधारा में टकराव होगा, ये दोनों आपस में ही लड़ेंगे। जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो ये सरकार की कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे। इसमें क्या था, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये इसी का प्रभाव है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कब, 1906 में, क्योंकि जब अधिकांश मुस्लिम इसमें शामिल नहीं हुए तो उन्होंने सोचा कि ये जो कांग्रेस है एक हिंदू का प्रतिनिधित्व कर रही है, कि हिंदू पार्टी का, तो मुस्लिमों का भी एक अलग पार्टी होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि 1906 में देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पे, ढाका में। इसको हम देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ प्रभाव में बस देखिए कि यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसके बाद जब
यहाँ पे जो आंदोलन ठप होगा, जब ये बंगभंग आंदोलन ठप होगा, एक तो एक विचारधारा में आप खुद पड़ गई है, नरमपंथी के साथ गर्मपंथी की बन नहीं रही है। तो जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये आंदोलन बंद होने के बाद ये कहाँ चलेंगे, लिखिए, आंदोलन बंद होने के बाद, आंदोलन बंद होने के बाद जो क्रांतिकारी युवा थे, जो युवा लोग थे, युवा लोग क्रांतिकारी राह पे चल पड़े, क्रांतिकारी राह पर चल पड़े। युवा लोग कहाँ चल पड़े, क्रांतिकारी राह पे चल पड़े। यानी तो युवा लोग कहाँ चल पड़े, क्रांतिकारी की राह पे ये चल पड़े। इसी में जब आगे आगे देखेंगे तो इसी का इफेक्ट क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन, उसको हम आगे देखेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन 1, क्रांतिकारी फेज 1, फेज 2, उसका 2 होता है। तो इसी का प्रभाव है कि ये आंदोलन वाले जब छोटे युवा थे, कई बड़े होकर इस आंदोलन को देखे थे, दमन और उन्मूलन की नीतियां भी देखे थे। तो यही जब आंदोलन ठप हुआ, ये लोग क्रांतिकारी राह पे चल पड़े। तो ये प्रभाव किस पे था, कांग्रेस पे प्रभाव था। कांग्रेस यहाँ टूट जाती है। यहाँ भी देखेंगे गर्मपंथी पे वायसराय अपना दमन उन्मूलन की नीति अपना रहा है, लेकिन वही जो नरमपंथी विचारधारा है उनके साथ ये नीति नहीं अपना रहा है, मुस्लिम की स्थापना एक तरफ कर दे रहा है। दूसरी तरफ आंदोलन बंद होने के बाद युवा लोग क्रांतिकारी राह पे चल पड़े। ये तो इफेक्ट हुआ। इसके बाद शिक्षा पे क्या इफेक्ट हुआ, क्योंकि देख रहे थे कि छात्र भी इस आंदोलन से जुड़े हैं अपनी भी पढ़ाई छोड़कर। तो यहाँ पे शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव क्या हुआ कि जब ये लोग छोड़ चुके थे, विदेशी शिक्षा का जब बहिष्कार इन्होंने कर दिया, तो वहां पे क्या पड़ी, स्वदेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी। तो जब स्वदेशी शिक्षा की जरूरत पड़ी तो पहली बार एक राष्ट्रीय शिक्षा कोष बनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा कोष, राष्ट्रीय शिक्षा कोष बनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा कोष बनाया गया। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एस के मलिक, डॉक्टर एस के मलिक, डॉक्टर एस के मलिक की अध्यक्षता में एक शिक्षा कोष बनाया गया। ये कोष क्यों बनाया जाता है, ताकि इसमें लोग अधिक से अधिक दान करें और इसी पैसे से उपयोग क्या करेंगे, स्कूल बनाएंगे। यानी जो अपना विद्यालय होगा उसको स्थापित किया जाएगा, जो उसमें टीचर होंगे उसकी जो सैलरी होगी वो दी जाएगी। तो ये शिक्षा कोष बनाया गया डॉक्टर एस के मलिक की अध्यक्षता में। सर्वाधिक दान किसने किया था, सर्वाधिक दान 100 रुपए का किया गया था। सर्वाधिक दान 100 रुपए का किया गया था। किसके द्वारा, श्याम सुंदर चक्रवर्ती के द्वारा। किसके द्वारा, श्याम सुंदर चक्रवर्ती के द्वारा इसमें सर्वाधिक दान 100 रुपए का किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्यों बनाया गया, क्योंकि यह आयोग ही क्या करेगी, इस शिक्षा का कमीशन क्यों बनाया था, ताकि वो इस शिक्षा का क्या करे, उसको कैसे चलाना है, इंस्टीट्यूट की कैसे संचालन होगी, उसकी देख रेख कौन करता था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग करता था। तो ये कब बनाया गया, ये बनाया गया था 1906 में, 1906 में बनाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसके बाद बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इंस्टीट्यूट की स्थापना, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इसके बाद बंगाल नेशनल
कॉलेज की स्थापना किया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तो जो बंगाल नेशनल कॉलेज के इसके प्रथम आचार्य कौन थे? प्रथम आचार्य अरविंद घोष। ये कौन थे? प्रथम आचार्य बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम आचार्य कौन थे? अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। इससे पहले ये राजस्थान में टीचर थे, लेकिन जब बंगाल में ये स्थापना हो गई तो ये राजस्थान छोड़कर कहाँ चले आए? बंगाल चले आए। और इनको मंथली कितना मिलता था? 75 रुपया। कितना मिलता था? ये 75 रुपया इनको मंथली दिया जाता था। तो ये भारतीयों की तरफ से हुआ। किसकी तरफ? भारतीय की तरफ से, यानी बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा कोष बनाया गया भारतीयों की तरफ से। लेकिन सरकार इस पैरेलली काम कर रही है। सरकार क्या कर रही है कि सरकार ने 2 सर्कुलर निकाला। सरकार ने 2 सर्कुलर निकाला। वो अपने माध्यम से क्या कर रही है? शिक्षा को वो अपने माध्यम से चला रही है। और ये लोग अपने तरीके से कर रहे हैं और अपना तरीका अपना रही है। तो सरकार ने क्या किया? 2 सर्कुलर निकाला। एक कार्लाइल सर्कुलर, कार्लाइल सर्कुलर। सरकार ने दो सर्कुलर निकाला। कौन कौन सा? कार्लाइल, कार्लाइल सर्कुलर, यहाँ लिख दीजिए कार्लाइल सर्कुलर, कार्लाइल सर्कुलर। और दूसरा लैंड सर्कुलर, लैंड सर्कुलर और कार्लाइल सर्कुलर। ये सचिव थे बंगाल के। क्या थे ये? सचिव थे कार्लाइल, इसीलिए यहाँ पे निकाला गया कार्लाइल सर्कुलर। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो जितने भी जो जिला मजिस्ट्रेट है, यानी जिला मजिस्ट्रेट है, वो अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों को यह निर्देश दे, सभी स्कूलों को यह निर्देश दे कि उनके छात्र इस आंदोलन में भाग न लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये किसने बोला? कार्रवाई की जाएगी। यानी जो जिला मजिस्ट्रेट है वो अपने क्षेत्र के जो भी सारे स्कूल है उसमें उसको यह निर्देश दे कि उनके छात्र जो है, यानी उस जितने एरिया के स्कूल है, उस स्कूल के जितने छात्र हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी हो, तो उसके जो छात्र है उस एरिया के, वो इस आंदोलन में भाग न ले। इसमें पहले भी क्या किया गया था कि छात्रों ने शिक्षा का बहिष्कार कर दिया था। तो उसमें ये कहा गया कि इस आंदोलन में भाग न ले। अगर स्कूल ऐसा नहीं कर पाता है तो उस पर क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। और लैंड सर्कुलर ने क्या कहा था? यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो भी बच्चा, जो भी छात्र वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे, उन्हें सरकारी नौकरी में नहीं ली जाएगी। ये कहते हैं कि जो भी छात्र वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं, क्योंकि ये जो चल रहा था आंदोलन, इसमें वंदे मातरम का भी उद्घोष किया जा रहा था। तो इनका कहना था कि जो भी छात्र इस नारा का यानी वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे, उनको सरकारी नौकरी में यानी सरकारी जगह नहीं मिल पाएगी, यानी नौकरी में नहीं ली जाएगी। सीधा इनका कहना था कि छात्र को डिसमिस कर देंगे नौकरी से। ये कार्लाइल सर्कुलर, लैंड सर्कुलर। इसीलिए
भारत ने लाया था, भारत ने भी भारत ने इसके एंटी में, यानी एंटी मतलब इधर विपक्ष में, एक तरह से मानिए तो उल्टा, यानी जो उसको बोलते हैं एंटी सर्कुलर। तो इसी में क्या किया था कि एक एंटी सर्कुलर लाया था। एंटी सर्कुलर मतलब एक तरह से मानिए तो उल्टा उसका काम करना था कि एंटी सर्कुलर लाया था। सचिंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में, सचिंद्र नाथ बसु के, सचिंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में, सचिंद्र नाथ बसु ये एंटी सर्कुलर लाया था। किसके नेतृत्व में? सचिंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में। और ये पूछा गया है, ये किसी या किसी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की तरफ से एंटी सर्कुलर जो लाया गया था उसके नेतृत्व करता कौन था? सचिंद्र नाथ बसु, यानी ये अध्यक्ष थे सचिंद्र नाथ बसु। और इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, डॉन सोसाइटी। डॉन सोसाइटी की स्थापना किया था, जो कि शिक्षा क्षेत्र में काफी काम किया। भारत ने एंटी सर्कुलर लाया था, इसके लाइन सर्कुलर और लाइन सर्कुलर के अपोजिट में एंटी सर्कुलर लाया, जिसके अध्यक्ष थे सचिंद्र नाथ बसु। और इन्होंने एक डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी क्या किया था? जो शिक्षा है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था डॉन सोसाइटी का। और कौन से दो कॉलेज पे कार्रवाई की गई? यहाँ पे लिखेंगे, ये भी पूछ सकता है, दो कॉलेज पर कार्रवाई की गई थी। दो कॉलेज पर कार्रवाई की गई थी। कौन कौन से कॉलेज थे? एक विक्टोरिया कॉलेज, विक्टोरिया कॉलेज, और एक बनवारी लाल, बनवारी लाल। इन दो कॉलेजों पर कार्रवाई की गई थी। मान लीजिए पूछ सकता है कि जो प्रलाइन सर्कुलर था उसके तहत कौन से दो कॉलेज पे कार्रवाई की गई थी? तो एक विक्टोरिया और एक बनवारी लाल, इन दो कॉलेज पर कार्रवाई की गई थी। तो ये जो इफेक्ट था किस पे था? शिक्षा पे था। अब हम देखते हैं दो उदाहरण देखकर। इससे क्या हुआ कि जब ये बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, जब विदेशी चूड़ियां, विदेशी वस्तुएं का बहिष्कार होने लगा, तो इससे भारतीय उद्योग को कुछ फायदा मिला। इससे भारतीय उद्योग को कुछ फायदा मिला, क्योंकि जब विदेशी सामान लोग नहीं खरीदेंगे तो इससे क्या होगा? भारतीय उद्योग दर फले फूलेंगे। तो इसी में क्या हुआ? उद्योग पर प्रभाव। इसमें क्या हुआ? भारतीय उद्योग को फायदा हुआ। फायदा हुआ, जैसे बंगाल केमिकल फैक्ट्री है, बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना होती है, स्थापना होती है 1907 में। जब देखते हैं टाटा स्टील, यानी किसको की स्थापना होती है? जो टाटा स्टील देखते हैं तो यानी टाटा स्टील की स्थापना होती है कब? 1907 में। बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना होती है। दिया सलाई फैक्ट्री की, दिया सलाई फैक्ट्री की स्थापना होती है। दिया सलाई फैक्ट्री की स्थापना होती है। बंगाल केमिकल फैक्ट्री, टाटा स्टील, दिया सलाई फैक्ट्री। इसके बाद बैंकों की स्थापना होती है। बैंक की स्थापना कब? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा की आदि की स्थापना होती है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 1906, ये 1908, और एक आता है बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर 1913।
आदि की स्थापना होती है। यानी भारतीय उद्योग को फायदा हुआ इसमें। बंगाल केमिकल फैक्ट्री, टाटा स्टील, दिया सलाई फैक्ट्री, बैंकों की स्थापना होती है। ये किस पे था? उद्योग धंधे पे प्रभाव था। इसके बाद इससे देखते हैं, इसके बाद इसका ये तो क्या हुआ? पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये सब क्या था? पॉजिटिव इम्पैक्ट था। पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये क्या था? पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी सकारात्मक प्रभाव था ये। अब देखते हैं कि इसमें नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव बस यही रहा कि इसमें सांप्रदायिकता बढ़ गई। सांप्रदायिकता का विकास हुआ, विकास हुआ और ये आगे चलकर भारत पाकिस्तान की बंटवारा का नींव पड़ा। भारत परस पाक के बंटवारा का नींव पड़ा। इसमें देखते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या था? सांप्रदायिकता का विकास हुआ, जो यही आगे चलकर क्या होगा? भारत पाकिस्तान बंटवारा का नींव पड़ जाएगा। क्योंकि यहीं पे देखेंगे कि मुस्लिम लीग 1906 में जस्ट मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, वही मुस्लिम लीग 1940 में जाकर द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या करेगा? पास कर देगा बिल। द्विराष्ट्र जो लाहौर अधिवेशन होगा उसी में यही मुस्लिम लीग, यहाँ से देखिए मुस्लिम लीग का विकास होगा 1906 में, और यही मुस्लिम लीग का अधिवेशन होगा लाहौर में 1940 में। उसी में द्विराष्ट्र का सिद्धांत का बिल पास हो जाता है। तो ये नकारात्मक इफेक्ट था। अब इसके देखते हैं असफलता के कारण क्या थे, आखिर ये असफल क्यों हुआ। असफलता के कारण इसमें क्या हुआ कि 1908 में यहाँ पे देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है? मांडले जेल भेज दिया जाता है। उनको 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया है और वहां भेजता है मांडले के 1900 कितने 6 वर्ष के 6 वर्ष के। इसके बाद अरविंद घोष को उन्नीस सौ 8 में अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरविंद घोष को 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया था। ये याद रखिएगा, क्योंकि एक बार 4 बार षड्यंत्र दे दिया है, 4 को एक बार 4 षड्यंत्र दे दिया है, उसका क्रम पूछ लिया है कि कौन कौन से षड्यंत्र किस किस काल में हुए थे। तो ये याद रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ और इनको सीआर दास के दलील पर छोड़ा जाता है। और ये कहाँ चले जाते हैं? पांडिचेरी। ये पांडिचेरी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पांडिचेरी चले जाते हैं और औराबिले आश्रम की स्थापना करते हैं। औराबिले आश्रम की स्थापना करते हैं। औराबिले आश्रम की स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। कहाँ पे किया था? पांडिचेरी में। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया।
बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लिए। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए। यानी जो प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, तो बिपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया, ये संन्यास ले लिए, ये अमेरिका चले गए। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और अरविंद घोष को पौंडीचेरी जाकर और अभिलाषण की स्थापना कर दी। तो ये असफलता के कारण थे। तो ये बंगाल विभाजन पार्ट 2 था, जिसमें हम लोग देखे तो उसके इफेक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या हुए बंगाल विभाजन के और उसके असफलता के कारण क्या थे, हम उसको देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि यहीं से देखेंगे क्या होती है मुस्लिम लीग की स्थापना शुरू होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मुस्लिम लीग के बारे में, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे होती है हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।